नमस्कार। कथा कथन बैठक में आप सभी का स्वागत। आज मैं लाई हूँ बारिश की कहानी। वही बारिश जो हम सबको पसंद है। ये कहानी है मनीष द्विवेदी जी की और शीर्षक है बरसात की रात। आइए सुनते हैं। डर एक काल्पनिक चीज है और साहस भी। लेकिन कल्पनाओं के चुनाव में मैंने हमेशा सस्ती चीज ही पकड़ी है। बचपन में पिताजी जब सिक्के और नोटों में से एक ही चीज लेने को कहते थे, मैंने पंजों पर उचक कर सिक्का ही पकड़ा। फायदे और नुकसान के बीच का जो गुणा गुणित है ना, वहां सब दिमाग की बपौती है। और दिल दिल के हिस्से एक चवन्नी भी नहीं आती। साहस डर के इसी कारखाने से नीचे वाली मंजिल पर दिल रहता है। लेकिन मजाल है कि दिमाग के शोर में दिल की आवाज सुनाई भी पड़ जाए। 7 बरस हो गए बैंक में नौकरी करते। कभी प्रमोशन के लिए नहीं बैठा। डर था घर से दूर हो जाऊंगा। बीवी बनारस में नौकरी करती है और घर में जरूरत भी है मेरी। फिर भी मेरे गूगल मैप की समरी बताती है कि पिछले साल मैंने 10,373 किलोमीटर यात्रा की। तो पूरी नौकरी में कोई 50-60 हजार किलोमीटर तो चला ही होगा। धरती का कोई 1.5 चक्कर। गणित के हिसाब से तो पूरा सिंदबाद हूं, पर भूगोल के लिहाज से वो कोल्हू का बैल जिसने एक बोझ भूसे के लालच में खूंटे के इर्द गिर्द हजारों चक्कर लगाए। बनारस और सुल्तानपुर के बाद कोई तीसरा जिला नहीं देखा। सब जानते थे मैं ट्रांसफर से डरता हूं। अपने डर कभी दुनिया को नहीं बताने चाहिए। और ऑफिस में तो कतई नहीं। पिछले हफ्ते ही तो बनारस था, फिर एक छोटी सी बात पे 700 किलोमीटर दूर तबादला हो गया। यकीन ही नहीं होता। और अब 3 घंटे हुए हल्द्वानी बस स्टैंड से एक सरकारी बस पकड़ी है जो आधी नेपालियों से भरी है। लोग कह रहे हैं अभी तो टनकपुर भी नहीं पहुंची, लोहा घाट पहुंचने तो शाम हो जाएगी। इस खचाखच भरी बस में खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ। अधिकतर लोग पहाड़ी में बात कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में 370 और 35A सुनाई पड़ जाता है, जैसे उर्दू के अखबारों में अंग्रेजी में लिखे अंक समझ में आते हैं। जो हिंदी बोलते हैं उनकी बोली में वो बनारस वाली तासीर नहीं है। रास्ते में एक ढाबे पर बस रुकी है। यहाँ कटकी चाय पीते 2 पुलिस वालों को भीड़ ने यूं घेर रखा है जैसे बच्चे अलाव घेर कर भूतों की कहानियां सुनते हैं। मैंने भी कान टिका दिए। पता चला कि आगे रास्ते पर पत्थर गिर गया है। 7-8 घंटे लगेंगे हटाने में। हाँ, छोटी गाड़ियां जा रही हैं। मौसम का अंदाजा तो था नहीं, तो टी शर्ट डालकर ही चल पड़ा था। अब ठंड लग रही है। 5 मिनट बाद मैं अपना बैग उठाकर सड़क पर छोटी गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था। इसने मुझे मेरे ऑफिस की याद दिला दी। वहां भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ, महत्वहीन और शायद अदृश्य भी। 20-25 गाड़ियों से जलील होने के बाद सड़क किनारे ही बैग रखकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक सरकारी सी दिखने वाली सफेद कार ने बिना हाथ किए ही रोक दिया। मैं पीछे वाली सीट पे अपना बैग फेंक कर बिछ गया, जैसे बच्चे स्कूल में बैग फेंक कर सीट ब्लॉक कर लेते हैं। बैग से दिक्कत होगी, आगे बैठ जाइए।
पहाड़ों के ड्राइवर अलग होते हैं, किसी ने बताया तो था, लेकिन एक महिला को ड्राइविंग सीट पर देखकर न जाने क्यों थोड़ा अचंभा हुआ। इतने में पीछे वाली गाड़ी ने हमारी खड़ी गाड़ी को लंबे लंबे हॉर्न की हैट्रिक दे डाली। आगे बैठा ही था कि उसकी शक्ल देखकर मेरा खून सूख गया। वही नैन नक्श, वही आंखें और पेन के डॉट जितनी बड़ी बिंदी। बंद शीशे के अंदर मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। 5 मिनट तक मुझसे पूछती रही, क्या करते हैं, घर में कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं कुछ बोला या नहीं याद नहीं आता। फिर मुझे अंदेशा हुआ शायद ये वो नहीं है, उसे तो सब मालूम होगा। दिमाग उस पड़ाकू दोस्त की तरह होता है जो दुश्मनों से घिरने पर साथ नहीं देता और शांति काल में बड़े बड़े उपदेश देता है। कुछ तसल्ली मिलने पर दिमाग में तर्क दागने शुरू किए। वह थोड़ी और पतली भी तो थी, आवाज भी थोड़ी अलग ही लग रही है। सुना था उसकी तो शादी भी हो गई, और इसने इसने तो सिंदूर भी नहीं लगाया है। वो भी पहाड़ी से ही थी, तो अब थोड़ी बहुत तो शक्ल मिल ही सकती है। जाने दो। मैंने हेडफोन लगा लिया। गाड़ी जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों पर जाती थी, कान बंद हो जाते थे, जैसे फ्लाइट में होते हैं। कोई और होता तो पूछकर तसल्ली करता, ये वाकई में हो रहा है या बस मेरा ही भ्रम है। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जगजीत सिंह की गजलें सुनते सुनते मैं 10 साल पहले BHU MSc की उस केमिस्ट्री लैब में पहुंच गया था, जहां मैंने मंजरी का ध्यान खींचने के लिए सोडियम में पानी डालकर न जाने कितने टेस्ट ट्यूब तोड़े थे। वो तो IAS बनना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से केमिस्ट्री जैसी अर्ध विकसित विधा पढ़ रही थी, जहाँ कोई केमिकल किसी दूसरे से कैसा व्यवहार करता है ये तो पता है, लेकिन क्यों ये नहीं पता। जैसे वो और मैं, हमने अपने जीवन में कई अधूरे सपनों के लिए वैसे ही जगह छोड़ रखी थी, जैसे पीरियोडिक टेबल नए रसायनों के लिए छोड़ देता है। बिरला हॉस्टल के बाहर सूखी घास पर अशोक पेड़ के नीचे हम सुबह से लू चलने तक पढ़ाई किया करते थे। वो पहाड़न जिसे बनारस का अक्टूबर नवंबर भी गर्म लगता था, याद नहीं आता कभी उसने पहले उठने के लिए कहा हो। कभी कभी कोई दिलचला सीनियर किताब सीधी पकड़ने का ताना देकर सारा मोशन तोड़ देता था। मैं बेईमान नहीं था, लेकिन पिताजी को फरत्याल कोई जाति लगती थी, प्रजाति लगती थी। अरे दुबे, मिश्रा, तिवारी, पांडे, इनमें से कोई होता तो फिर भी सोचते, वहां पढ़ने गए हो कि गुलछर्रे उड़ाने। पिताजी ने पान थूकते हुए कहा था। दिन तय था या कहो रात तय थी। बारिश की हल्की फुहारें उस्मान का वाटर स्प्रे याद दिला रही थी। अब उसके सैलून के शायद कभी शेविंग कर पाऊंगा। तारीख थी 20 जुलाई 2009। बनारस के कैंट स्टेशन के पीछे से छोटी गोल्ड फ्लैग और क्लोरमेंट ली। वादा था शादी के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। अम्मा ने अपने बेटे में कुछ कमियां शायद बहू के लिए छोड़ दी हो, वो भी कुछ अधिकार आजमा दे मुझ पे। प्लेटफॉर्म 9 पे 10:30 बजे मुंबई जाने वाली गाड़ी आनी थी। अभी तो 7 ही बज रहे थे। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली तो वो ताबीज नीचे गिर गया। माँ जानती थी मैं नहीं पहनूंगा,
तो चुपके से मेरे बैग में रख दी थी। अभी परसों ही एक पंडित का जंतर उतार उतार कर मैंने आंगन में फेंका था। ठाकुर बाबा के आगे जंतर रखकर माँ घंटों रोई थी। छुआछूत मानने वाली वही औरत मेरे लिए मदनपुरा के लाल दाढ़ी वाले मौलवी से ताबीज न जाने कब ले आई। आज दोपहर जब मैं इलाहाबाद पेपर देने के बहाने पिताजी से पैसे मांगने गया तो उन्होंने कितनी जली कटी सुनाई। डरबी में लंगड़े घोड़े पर कोई कब तक दांव लगाएगा। और पान खाने चले गए। रसोई में मेरे सफर के लिए ठकुआ तलती माँ ने बुलाकर 1000 रुपए मुट्ठी में छिपाकर थमा दिए। छोटी की शादी भी तेरे जिम्मे है। ठाकुर बाबा ने चाहा तो अब के नौकरी लग ही जाएगी। याद आया, 10 दिन बाद रक्षाबंधन भी तो है। छुटकी की सहेलियां जब रक्षाबंधन पर मिले पैसे गिनवाएंगी तो बेचारी क्या बोलेगी कि उसका भाई भाग गया। मैं मैं कमजोर पड़ गया। उस 55 साल की बुढ़िया के आगे एक 21 साल की लड़की का प्यार कमजोर पड़ने लगा। प्लेटफॉर्म एक्वेरियम लगने लगा। मेरी आंखें डबडबा गई थी। मैंने ताबीज उठाकर माथे लगाया और अपना सारा आत्मविश्वास, अपना सारा प्रेम, अपने सारे सपने प्लेटफॉर्म की उसी कुर्सी पर छोड़कर जिम्मेदारियों का बोझ ताबीज के साथ झोले में डाले वापस चला गया, या कहो भाग गया। एक नौजवान आया था मुंबई जाने के लिए, लेकिन तेज बारिश में झुके हुए कंधे लिए एक बूढ़ा आदमी वापस आया। 5 साल हुए, 2 बार मिसकैरेज हुआ है बीवी का। कोई बच्चा नहीं है हमारा। मैं जानता हूं यह सब मेरा ही पाप है। कितना वक्त हुआ याद नहीं, लेकिन एक तीखे मोड़ पर ध्यान टूटा तो क्षितिज पे अजीब से नुकीले बादल दिखाई देने लगे। वो हिमालय है, कार चलाती महिला ने कहा। जब मौसम साफ होता है तो कई ऊंची जगहों से भी दिखता है यहां। मैं विस्मित था। यह दिखने से ज्यादा महसूस हो रहा था। सूरज की किरणों ने इसे फोटोशॉप की हुई किसी तस्वीर से ज्यादा रोमानी बना दिया था। जयमाला की दुल्हन जैसा। थोड़ी देर के लिए ही सही, वास्तविकता से भी ज्यादा खूबसूरत। थोड़ी आबादी दिख रही है। महिला देवदार से घिरे एक बस स्टैंड के पास गाड़ी लगाकर बोली, यह रहा आपका लोहा घाट। अब रात होने को है और आप और कितना आगे जाएंगी? मैंने 4 घंटे में पहला सवाल पूछा। मुझे तो चंपावती जाना था। वो तो 10-15 किलोमीटर पीछे ही रह गया। मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। मैडम, इतनी तकलीफ क्यों उठाई आपने? अब एक पुराने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे अपने सर में गुजरता खून अचानक से महसूस होने लगा। कान गर्म से लगने लगे। चेहरा जरूर लाल हो गया होगा, जैसे किसी ने मन के चोर को सरे बाजार नंगा कर दिया हो। मैं कुछ बोल न सका। उस ठंडी बरसाती अंधेरी रात में उसकी चमकती आंखें बर्फ सी लगी, सफेद और धीमे धीमे पिघलती। तुम कुछ नहीं बोलोगे मुझसे? मैं बोलने लायक भी नहीं हूं ना? हाँ, मैंने धोखा दिया है ना तुम्हें। उस रात मैं नहीं आ पाई। हिम्मत ही नहीं हुई। दिमाग ने दिल को गद्दारी सिखा दी थी उस दिन। फिर पापा का तबादला हो गया चंडीगढ़। पता चला तुम भी इलाहाबाद चले गए।
इच्छा हुई फिर मिलूं तुमसे, लेकिन एक खाली लिफाफा पते पर पहुंच भी जाए तो क्या? वो आखिरी मुलाकात मेरे मन में एक जमे फ्रेम की तरह अभी तक जिंदा है, जिसमें तुम मुझसे प्यार करते हो। मिल लेती तो शायद वो भी टूट जाती, इसीलिए तुम माफ कर दोगे मुझे देर सवेरी, मैं ये जानती हूँ। लेकिन भगवान वो बदला लेगा मुझसे। उस रात के बाद दोबारा वो एहसास ही नहीं हुआ, कभी नहीं, कहीं नहीं। बरसों हुए, तलाक हो गया। बच्चों से भी 2-3 महीनों में ही मिलती हूँ, वहीं से तो आ रही हूँ। वो बोल रही थी और मैं सोच रहा था कि उसके होठों के ऊपर के उस तिल को मैंने कैसे नोटिस नहीं किया अब तक, जिसे देखकर मैं कहता था भगवान थोड़ा चूक गया, वरना सीधे नाक पे लगती। वो आई होगी, इंतज़ार किया होगा, रोई होगी, ऐसी हजार कहानियां बनाई थी मैंने अपने मन में। मुझे उसी वक्त पता चला कि कोई आपकी वजह से रोए तो आत्मा दुखती है, लेकिन कोई आपके लिए रोए तो अहम संतुष्ट होता है। उस रात मुंबई जाने वाली उस ट्रेन की दोनों सीटें खाली नहीं गई थी, वो ले गई थी हमारा सुख और शांति। आज मुझे मेरा खोया हुआ सामान वापस मिल गया। जबरदस्त बारिश हो रही थी, मैं गाड़ी से उतरा। जब वो गाड़ी घुमा घुमा रही थी तो मैंने नंबर प्लेट के ऊपर लिखा देखा, मंजरी फरत्याल, एसडीएम चंपावत। बुदबुदाया, थोड़ा सा चूक ही गई, वरना आज आत्मा मुक्त हो गई। जैसे बनारस के मणिकर्णिका घाट पर किसी ने मेरे पाप दला दिए हो, किसी ने मेरे पाप जला दिए हो। जैसे गया में किसी ने पिंड दान कर दिया मेरा। सड़क पार भीगते हुए सिगरेट की दुकान पर गया। गाना बज रहा था, लेकिन बारिश के शोर में रेडियो की आवाज दबा दी थी। सालों बाद उसी जोश से बोला, एक छोटी गोल्ड फ्लेक देना। सिगरेट सुलगाकर दुकानदार को वॉल्यूम बढ़ाने का इशारा किया। रफ़ी की रुमानी आवाज लोबान की खुशबू की तरह दूर तक फैल गई। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।